नमस्कार दोस्तों, ELT क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। आज का टॉपिक है यूपी जीके। ठीक है, यूपी जीके ये यूपी ट्रिपल एस सी के कई एग्ज़ाम आ चुके हैं, कई एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। वो एग्ज़ाम जैसे BPO है, ग्राम पंचायत अधिकारी, आप कह सकते हैं स्टोर कीपर की भी वैकेंसी आ चुकी है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के लिए भी डेट आ चुकी है। इसके अलावा आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, PCS का होने वाला है। तो ये जो एग्ज़ाम है सबके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है ये वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति या कुम्हार जाति के लोग स्त्री का वेश धारण करके करते हैं? तो उस नृत्य का नाम है धुरिया नृत्य। ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। अब बुंदेलखंड में किए जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य जो हैं उनको देखेंगे। ख्याल नृत्य पुत्र के जन्म के उत्सव पर किया जाता है। इसके बाद दूसरा है दीप नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में ही किया जाता है। बुंदेलखंड के अहिर समुदाय के द्वारा किया जाता है। प्रज्वलित दीपों मतलब कि जलते हुए दीपक को किसी घड़े में या कलश में या थाल में रखकर, और उस पूरे सिस्टम को, जैसे ये थाल है इस पे दीपक रख लिया आपने और ये थाल पूरा उठा करके इसके बाद अपने सर पे रख लेते हैं लोग और उसके बाद डांस करते हैं। तो ये जो डांस का फॉर्मेट है इसी को कहा जाता है दीप नृत्य। ठीक है, तो इसके बाद राई नृत्य को मयूर नृत्य भी कहते हैं। ये बात को ध्यान रखना है। एक मयूर नृत्य मेरे भाई ब्रज क्षेत्र में भी होता है और ये राई नृत्य है। ये राई नृत्य जो है इसे महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक है घोड़ा नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में ही होता है। ठीक है, घोड़ा नृत्य एक है, ये मांगलिक अवसरों पर घोड़े द्वारा करवाया जाता है, मतलब इस नृत्य को घोड़े करते हैं। ठीक है, एक है धुरिया नृत्य, ये प्रजापति या ये तो अभी मैंने बताया ही, प्रजापति में स्त्री का वेश धारण करके करते हैं प्रजापति लोग। इसके बाद कार्तिक नृत्य। ठीक है, इसके बाद कार्तिक नृत्य कार्तिक माह में किया जाता है और जो करने वाले लोग होते हैं वो श्री कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करके करते हैं। इसके बाद पाई दंडा नृत्य जो है ये बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा किया जाता है और दीपावली के समय किया जाता है। यहाँ ध्यान रखना है, ये जो पाई दंडा नृत्य है ये गुजरात के डांडिया नृत्य के समान होता है। इसके बाद सौरा नृत्य या सैरा नृत्य, ये फसल काटने के बाद किसान अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए ये डांस करते हैं, सौरा या सैरा नृत्य। इसके बाद रवाला नृत्य भी, ये जितने नृत्य मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे बुंदेलखंड में किए जाते हैं। रवाला नृत्य भी बुंदेलखंड में किया जाता है। बढ़ैया नृत्य, राहुला नृत्य, दीपावली नृत्य, ये सभी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। इसके बाद लठमार दीवारी नृत्य, ये भी बुंदेलखंड और चित्रकूट वाला क्षेत्र है, वहाँ पर होता है दोस्त। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना हमें कि 13 नृत्य ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। इसके बाद ब्रज क्षेत्र में किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य। अब ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से किए जाते हैं? तो एक तो है रास नृत्य, ये रासलीला के दौरान किया जाता है, इसी को रासलीला भी कहा जाता है। ठीक है, ये रास नृत्य है, एक रासलीला उसी को कहा जाता है जिसमें भगवान कृष्ण, यहाँ पर मैंने लिख दिया है भगवान कृष्ण और गोपियों पर आधारित है ये। ठीक है, इसके बाद झूला नृत्य जो है इसका आयोजन सावन के महीने में किया जाता है। ठीक है, और ये भी ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है। मयूर नृत्य जो है ये नर्तक जो होता है ना, मोर के पंख से बने कपड़े को पहन करके करते हैं। ठीक है, इसके बाद चरकुला नृत्य है जिसे घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। अच्छा, इसे घड़ा नृत्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बैलगाड़ी के पहिए पर, बैलगाड़ी का पहिया अगर ऐसे है, इसके ऊपर घड़े रखे जाते हैं और इन घड़ों को रख करके ये पूरा पहिया
ऐसे इसके ऊपर कई घड़े रखेंगे, उसके बाद ये पूरा पहिया उठा करके इंसान अपने सर पे रख लेता है और सर पे रख के नाचता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है चरकुला नृत्य। ठीक है, इसके बाद रासलीला तो आपने देख ही लिया। इसके बाद पूर्वांचल में किए जाने वाले जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं उनको देखेंगे। एक है कठफोड़वा नृत्य। ठीक है, कठफोड़वा नृत्य, ये जो कठफोड़वा नृत्य है ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसके बाद धोबिया नृत्य है, ये धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसके बाद छोलिया नृत्य है। छोलिया नृत्य राजपूत जाति के लोगों द्वारा विवाह के उत्सव पर किया जाता है। इसके बाद छपेली नृत्य। छपेली नृत्य में क्या होता है, एक हाथ में रुमाल लेकर और दूसरे हाथ में दर्पण यानी शीशा लेकर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ढेड़िया नृत्य जो किया जाता है ये दोआब क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद धर कहरी नृत्य, ये सोनभद्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसके बाद ठहिया नृत्य, ये सोनभद्र और पड़ोसी जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर किया जाता है। ठीक है, एक है चौलर नृत्य, ये सोनभद्र और मिर्जापुर आदि जिलों में किया जाता है। ये मतलब सोनभद्र और मिर्जापुर के आसपास वाले सभी जिलों में किया जाता है। अच्छी वर्षा और फसल की कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। कर्मा नृत्य या फिर सीला नृत्य, ये सोनभद्र के मिर्जापुर में सोनभद्र तथा मिर्जापुर में किया जाता है ये भी, और ये खरवार आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है। खरवार आदिवासी समूह के द्वारा ये किया जाता है। इसके बाद हमें समझना है कि पांडव लोक नृत्य है। पांडव लोक नृत्य यह महाभारत के पांडवों से संबंधित है। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कजरी नृत्य। कजरी नृत्य जो है ये बरसात के मौसम में किया जाता है। खेतों में खुशी और उत्साह के साथ ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नौटंकी एक है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है, और जैता भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। इसके बाद हुरका बौल लोक नृत्य, ये यूपी पुलिस में भी हाल ही में पूछा गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें से कई पूछे गए थे, ये तो बिल्कुल क्लियर ऊपर से ही दिख रहा था। ठीक है, ये भी उसी में पूछा गया था। अब इसमें समझना है हुरका बौल नृत्य जो है ये धान और मक्के की खेती से संबंधित लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, बॉर्डर वाले जिले हैं, उसमें ज़्यादा खास करके। इसके बाद है एक घोड़वा नृत्य। घोड़वा नृत्य बलरामपुर में किया जाता है। चौरसिया नृत्य जौनपुर में किया जाता है। ठडिया नृत्य सोनभद्र में किया जाता है। इसके बाद बिलसड़ अभिलेख का निर्माण किस काल में हुआ था? तो बिलसड़ अभिलेख का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण गुप्तकालीन अभिलेख। तो गुप्त काल में एक तो ये बिलसड़ अभिलेख का निर्माण हुआ था, एटा में स्थित है ये, और कुमार गुप्त के काल की घटनाओं का वर्णन इसमें है। इसके बाद गढ़वा अभिलेख, ये प्रयागराज में है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। चंद्रगुप्त, इसमें कई अभिलेख हैं, जैसे एक चंद्रगुप्त द्वितीय जो था और कुमार गुप्त देव थे, इनके दो, और स्कंद गुप्त का अंतिम अभिलेख इसी में है। ठीक है, इसके बाद करमदंडा अभिलेख। करमदंडा अभिलेख फैजाबाद यानी अयोध्या में है। शिव की प्रतिमा के अधोभाग में उत्कीर्ण है ये। ठीक है, इसके बाद मनकुंवर अभिलेख। मनकुंवर अभिलेख भी प्रयागराज में है और यह कुमार गुप्त से संबंधित है। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी गुप्तकालीन अभिलेख हैं। इसके बाद अगर देखें प्रयाग प्रशस्ति लेख। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है ये प्रयाग के अशोक स्तंभ पर, ठीक है, अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख है। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त ने क्या किया था ना, ये 200 ईस्वी में कौशाम्बी से अशोक स्तंभ को लाया था। ये बात को ध्यान रखना है, कौशाम्बी से अशोक स्तंभ को लाया था प्रयागराज में। इसके बाद अन्य अभिलेख जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको भी देखेंगे। एक है सोहगौरा ताम्रलेख। ये कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है। मौर्य काल में अकाल की स्थिति, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ये मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ है। और
मौर्य काल में जो अकाल की स्थिति आती थी, जब भी आती थी, तो जनता को अनाज का वितरण किया जाता था, उसी का उल्लेख इसमें मिलता है। ये बात को ध्यान रखना है। एक है अहरौरा अभिलेख। जब भी बात आए अहरौरा की ना, अहरौरा बांध हो और अहरौरा एक अभिलेख हो, ये दोनों ही मेरे भाई मिर्जापुर में है। और अहरौरा अभिलेख जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। इसके बाद सारनाथ का स्तंभ लेख, सारनाथ का जो स्तंभ लेख है, ये मौर्य सम्राट भी अशोक के द्वारा इसका भी निर्माण कराया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना जो की गई है लखनऊ में, ये 1911 में की गई है। ठीक है, 1911 का मतलब है 20वीं शताब्दी का प्रारंभ है। ये बात को ध्यान रखना, पेपर में इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है, 20वीं शताब्दी का प्रारंभ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला तथा मूर्तिकला। अब देखेंगे, अभी यहाँ पर समझना है राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ये इसकी स्थापना 1911 में लखनऊ में हुई। प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ये थे आसित कुमार हल्दर। इनका नाम जरूर ध्यान रखना दोस्त, ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जो आसित कुमार हल्दर हैं, इन्होंने लखनऊ में चित्रकला की 2 शैलियाँ टेम्पा और वास की शुरुआत की थी। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है कि ये जो टेम्पा और वास शैलियाँ थी, इन्हें अब किस नाम से जाना जाता है? इन दोनों शैलियों को लखनऊ शैली के रूप में विकसित किया गया है और अब उसे लखनऊ शैली के रूप में जाना जाता है। इसी विद्यालय की स्थापना के साथ ही उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास हुआ। ये बात को ध्यान रखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की व्यवस्था तो थी ही पहले ही, मुगल काल से ही चली आ रही थी, उसके पहले भी थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात को समझना है मेरे भाई कि ये जो चित्रकला की शैली थी, इसमें वो पुरानी थी। अभी जो ये कॉलेज जो खोला गया है ना, ये विद्यालय जो खोला गया है, इस विद्यालय के बाद से माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास हुआ। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद ग्राफिक विधा का प्रारंभ जो किया गया, ग्राफिक विधा का, ये ललित मोहन सेन ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रणबीर सिंह बिष्ट, इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन ये जो रणबीर सिंह बिष्ट है ना, ये इसी स्कूल में पढ़े थे मेरे भाई। लखनऊ का जो ये राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय है, इसी में पढ़े थे। इसके प्राचार्य भी रह चुके हैं। तो लखनऊ में पढ़ने के कारण लखनऊ से ही ये चित्रकार बने थे, इसलिए इन्हें उत्तर प्रदेश का चित्रकार माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अमृता शेरगिल, ये इनका जन्म तो हंगरी में हुआ था, लेकिन ये गोरखपुर से संबंधित थी, तो ये बात को ध्यान रखना है। और इनकी जो कलाकृतियाँ रही हैं, जो पेंटिंग रही है, वो कौन कौन सी रही है? एक है द स्टोरी टेलर, एक है ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, एक है बधू का शौचालय, एक है ब्राइड टॉयलेट, एक है ट्राइबल वुमेन, एक है हंगेरियन जिप्सी गर्ल, एक है कालरा सुजेसी, एक है आत्मचित्र, एक है ग्रामीण दृश्य, एक है नोटरी डैम। ये जो इनकी पेंटिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है मेरे भाई, इस सभी को ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये एसएससी वगैरह में भी खूब पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगले चित्रकार महेंद्र नाथ सिंह। ठीक है, ये जो महेंद्र नाथ सिंह हैं, ये कांगड़ा व काशी शैली की विविधता के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद विश्वनाथ मेहता का नाम लेंगे, तो इन्होंने प्यासा ऊंट, सुहाग बिंदी और सृष्टि, ये 3 पेंटिंग इन्होंने बनाई है, बहुत महत्वपूर्ण 3 पेंटिंग है। इसके बाद शिवनंदन नौटियाल ने सत्यम शिवम सुंदरम की पेंटिंग बनाई है। नंद किशोर शर्मा ने कालीन ट्रे और चीनी बर्तनों के डिजाइन के लिए इनको जाना जाता है। इसके बाद भारतीय कला परिषद की स्थापना कब हुई? ये बात को ध्यान रखना है दोस्त, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920 में हुई और वाराणसी में हुई। भारत कला भवन की स्थापना कब हुई? देखिए, ये भारतीय कला परिषद है, ये भारत कला भवन है, दोनों में अंतर है थोड़ा। इसकी भी स्थापना वाराणसी में ही हुई है, 1950 में हुई है। लेकिन और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वाराणसी में इसकी स्थापना हुई है मेरे भाई, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई है। थोड़ा सा यहाँ पे काशी लिखना मैं भूल गया हूँ शायद। ठीक है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद मेरे भाई मध्यकाल में प्रमुख चित्रकला शैली,
मुगल शैली की शुरुआत हुमायूं ने की थी। ये बात को ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि मुगल शैली की शुरुआत किसने की थी मेरे भाई, तो हुमायूं ने की थी। और ये मध्य काल की प्रमुख चित्रकला है, ठीक है, प्रमुख चित्रकला शैली है। इसके बाद समझना है, ये जो हुमायूं है ना, ये फारस से जब आया था तो फारस से एक मीर सैयद अली और एक ख्वाजा अब्दुल समद, ये दो चित्रकारों को अपने साथ लाया था भारत। और इसके बाद अकबर ने चित्रकारी के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी। ये बात को ध्यान रखना है, एक नया विभाग ही खोल दिया था अकबर ने चित्रकारी के लिए। मतलब मुगल साम्राज्य जो था उसमें पेंटिंग को बहुत महत्व दिया जाता था। ये बात को ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद जहांगीर आते हैं। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला जो है ये अपने चरमोत्कर्ष पर थी। बहुत मतलब इससे बेहतर व्यवस्था कोई नहीं कर पाया था मतलब पेंटिंग के लिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना की शुरुआत कब की गई, तो उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाओं को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी मेरे भाई। एक योजना यहाँ बता रहा हूँ, इसके बाद 2-4 दिनों में कुछ और योजनाएं डालूंगा मैं, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और वीडियो को लाइक भी कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना की शुरुआत कब की गई मेरे भाई, तो उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना की शुरुआत जो की गई ये मेरे भाई 24 जनवरी 2023 को की गई। इसके बाद नहीं, एक सेकेंड, ये 24 जनवरी नहीं है मेरे भाई, 29 मई 2021 को की गई, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश दिवस पूछा जाए ना तब 24 जनवरी है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना, 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। और ये जो उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना है इसकी शुरुआत 29 मई 2021 को की गई। डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर समझना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसकी शुरुआत 29 मई 2021 को होती है। इसका उद्देश्य क्या था, कोविड-19 महामारी के समय जो बच्चे निराश्रित हो गए थे, ठीक है, निराश्रित का मतलब जिनके माता पिता या विधिक अभिभावक की मृत्यु हो गई थी, तो उन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक योजना चलाई थी, उसका नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अब ये योजना जो चलाई गई थी इसमें बच्चों की शिक्षा और भरण पोषण की व्यवस्था करना इनका मेन उद्देश्य था। और ये बच्चे वही हैं जो 2019 में 1 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 से जो 2020 के बाद महामारी में निराश्रित हो गए थे, जिनके माता पिता का देहांत हो गया था। इसके बाद एक योजना है मेरे भाई जवाहर रोजगार योजना, बहुत पूछी जाती है। तो ये कब शुरू हुई, ये 1 अप्रैल 1989 को शुरू हुई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये 1 दिसंबर 1997 को शुरू हुई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ये 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुई। यहाँ ध्यान रखना दोस्त, ये शहरी लिखा है, ये केवल ग्राम लिखा है, ग्रामीण नहीं लिखा है। ये बात को ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ पर रोजगार है, यहाँ पर स्वरोजगार है, ये बात को ध्यान रखना। और शहर वाला आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक से याद करेंगे तो अच्छा रहेगा कि ये पहले हुआ है शहर वाला और बाद में हुआ है ग्राम स्वराज वाला, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है मेरे दोस्त। जय हिंद।